सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से करे होंगे। तो हम इस सीरीज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के 2017 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू सॉल्यूशंस देख रहे हैं। ये रहे सारे के सारे पीवाईक्यूज, इन सबको हम सॉल्व करने वाले हैं। और हमने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे पीवाईक्यूज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने उनको टॉपिक वाइज ग्रुप कर दिया है। तो अब तक हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं: एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। और सबको हमने काफी डिटेल के अंदर देखा था। जितने भी क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो हार्ड हो, इजी हो, बड़े हो, छोटे हो, हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपको समझा दिए थे। इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक 6 देखने वाले हैं, जो कि हमारा रिकर्शन, और उसके साथ है हमारा टावर ऑफ एनोई। दो टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, रिकर्शन एंड टावर ऑफ एनोई। पिछले 2 साल में हमारा इस दोनों टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट उससे पिछले 6 साल में हमारे 14 से 15 क्वेश्चन आए हैं। काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए थे कि रिकर्शन जो है, हर पेपर के अंदर आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज रिकर्शन। और हर पेपर के अंदर आपको एक और क्वेश्चन मिल जाएगा कि टेल रिकर्शन क्या होता है। तो टेल रिकर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जो प्रोग्राम आया है रिकर्शन से, वो हमारा एक तो बाइनरी सर्च का आया है, और एक हमारा आया है फैक्टोरियल का, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का प्रोग्राम हम जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाइनरी सर्च समझेंगे, उसके अंदर समझेंगे। इसके अंदर मैं आपको फैक्टोरियल का करवाऊंगा, ठीक है। और हमारा टावर ऑफ एनोई 2 साल आया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि अगर ये आ जाता है तो आपके नंबर जो है कट सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा वीडियो देख लोगे और इजी कॉन्सेप्ट है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, तो आपके नंबर जो है इंक्रीज हो जाएंगे। तो चलो जल्दी से इस टॉपिक को समझते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा रिकर्शन एंड टावर ऑफ एनोई। इस वीडियो के अंदर हम दोनों को कंप्लीट देखने वाले हैं, बिल्कुल चिंता मत करना, आराम से सब सारी चीजें समझा दूंगा। 2017 से लेकर 2025 तक के हम पीवाईक्यू सॉल्यूशंस देख रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आए सबको हम समझने वाले हैं। पहले रिकर्शन समझेंगे, फिर उसकी प्रॉब्लम जो आई थी, प्रोग्राम जो आया था वो हम समझेंगे, फिर हम टेल रिकर्शन समझेंगे, फिर हम टावर ऑफ एनोई की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो रिकर्शन अब होता क्या है, पहले हम वो समझते हैं। तो रिकर्शन एक हमारी क्या है, टेक्निक है, ठीक है। रिकर्शन मतलब जब आप आगे डीएसए पढ़ोगे अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए, तो उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिकर्शन हमारा एक प्रोसेस होता है या फिर टेक्निक होती है, जिसके अंदर जो हमारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस आपने अपने पीपीएस सब्जेक्ट के अंदर पढ़े होंगे। फंक्शंस हमारे छोटे छोटे कोड होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं प्रोग्राम के, जो कि क्या करते हैं, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक हमने फंक्शन बनाया जो कि एडिशन करता है, एक हमने फंक्शन बनाया जो कि सब्ट्रैक्शन करता है, एक हमने फंक्शन बना लिया जो कि नंबर्स को प्रिंट करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक एक अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बट रिकर्शन के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को ही कॉल करते हैं, ठीक है। अब अपने आप को हम मतलब अपने मेन प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे फंक्शंस को कॉल करते हैं, ठीक है। और वो हमें काम करके देते हैं। बट ये वाले जो फंक्शंस है ना, ये अपने आप को ही कॉल करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और उन्हें सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। और एक हमारे आते हैं लूप्स, ठीक है। लूप्स तो आपको पता ही होंगे। अब जो भी प्रॉब्लम हमारी लूप से सॉल्व हो सकती है, वो हमारी रिकर्शन से सॉल्व हो सकती है। और जो भी प्रॉब्लम हमारी रिकर्शन से सॉल्व हो सकती है, वो हमारी लूप से सॉल्व हो सकती है। बट रिकर्शन जो है हमारी थोड़ी ज्यादा मेमोरी लेता है, लूप हमारी थोड़ी कम मेमोरी लेता है। लूप का जो कोड होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, रिकर्शन का जो कोड होता है वो थोड़ा सा कम बड़ा होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये इनके अंदर मैंने थोड़ी सी सिमिलरिटी बता दी। और हम आगे देखेंगे कि अब रिकर्शन क्या है, ठीक है। इसे हटा देता हूँ। तो फंक्शन जब अपने आप को कॉल करता है, उसे हम कहते हैं रिकर्शन। और बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करके क्या करता है, उसे सॉल्व करता है। सो रिकर्शन को मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ पहले, कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमें सम चाहिए नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर एक हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एन तक हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एन की वैल्यू है 5, और हमें चाहिए नेचुरल नंबर का सम। तो हमें क्या चाहिए कि सम इक्वल टू क्या होगा हमारा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स का सम है। तो इसका इक्वल कितना आएगा, 9, 9 एंड 3 12, 12 एंड 2 14, एंड हमारा 15। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। बट हमें इसी प्रॉब्लम को अब रिकर्शन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम रिकर्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये जो 5 है, ये क्या है, हमारा n है। और हमारी स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, मतलब जहां पर हमें रुकना है वो क्या है, वो हमारा 1 है। मतलब कोई भी का n चाहे कितनी भी वैल्यू, n की चाहे 50 वैल्यू हो, 100 वैल्यू हो, 1000 वैल्यू हो, बट वो लास्ट में आखिर में आके रुकेगा कहां पर, आखिर में आके रुकेगा वो यहाँ तक, ठीक है। 1 पे रुक जाएगा, 1 के आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही हम कह सकते हैं कि हमारी जो n की वैल्यू रहने वाली है, वो तो कितनी भी रह सकती है, लाइक यहाँ पर 5 है। और जो हमारी बेस कंडीशन है, यहाँ पे हमारे रिकर्शन के अंदर बेस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेस कंडीशन है वो हमारी रहने वाली है क्या, 1। जैसे ही हमारा n जो है 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हमें वहां पे रुक जाना है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कैसे हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, n की वैल्यू जब हमारी 5 है ना, तो हमें इसका इक्वल कितना आ रहा है, n प्लस
जो भी हमारा पीछे का ये सम है, ठीक है, अगर हम 4 का, अगर हमारी n की वैल्यू 4 होती, ठीक है, n की वैल्यू अगर हमारी 4 होती तो कितना इक्वल होता, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यही होता हमारा जो सॉल्यूशन है। कितना होता हमारा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, ठीक है, यही तो हमारा वो होता जो इसका सॉल्यूशन है 4, अगर हमारा n इक्वल टू 4 होता। तो अगर हम इसको इसको अगर हम 5 के साथ मिला दें तो हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा n इक्वल टू 5 का। तो हम ये कह सकते हैं n इक्वल टू 5 इज इक्वल टू n प्लस सम ऑफ 4, ठीक है। हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हमें नेचुरल नंबर 4 तक के सम मिल जाए और हम उसे n के साथ अगर इक्वल कर दें, n के साथ प्लस कर दें, तो हमें n इक्वल टू 5 का हमें सम मिल जाएगा। इतना तो क्लियर होगा ना आपको, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर हमें चाहिए सम ऑफ 4, अगर हमें सम ऑफ 4 चाहिए तो हम कह सकते हैं कि n प्लस, अब हमारा n कितना बन चुका है, 4 बन चुका है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं n प्लस सम ऑफ 3 हमें मिल जाए। सम ऑफ 3 कितना होगा, सम ऑफ जो 3 है हमारा इक्वल होगा 3 प्लस 2 प्लस 1, और ये कितना होता है हमारा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। तो 6 प्लस हमारा जो 4 है, अगर हम उसे इक्वल कर दें तो हमें 10 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ 4 किसके इक्वल होगा, n प्लस सम 3 के इक्वल होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि जो सम ऑफ 3 है वो हमारा n प्लस सम ऑफ 2 के इक्वल होगा, ठीक है। जो भी 2 का सम है उसे हम करेंगे और n के साथ इक्वल कर देंगे तो सम ऑफ 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम 2 का कह सकते हैं कि n प्लस सम ऑफ 1 के इक्वल होगा, ठीक है, n प्लस सम ऑफ 1 के इक्वल होगा, है ना, हम ये कह सकते हैं ना। तो ये हम, आप देख सकते हो हमारा ट्री सा बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा साइड से बना लेता हूँ। n इक्वल टू हमारा 5 है, इसकी वैल्यू हमारी आ रही, जैसे हम कह रहे हैं कि सम हमें निकालना है किसका, 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज कुछ ऐसे आ रही हैं, n प्लस सम ऑफ 4, n प्लस सम ऑफ 3, n n प्लस सम ऑफ 2, n प्लस सम ऑफ 1, ठीक है, यही आ रहा है। अब हमें 1 की वैल्यू पता है, 1 हमारा अगर आता है तो आंसर में क्या आएगा, हमारा 1 आएगा हमेशा। ये हमारी क्या स्टॉपिंग कंडीशन है। तो हमें इसकी वैल्यू पता है क्या है, 1, ठीक है, हमें यहाँ पर मिल गया 1। तो हम 1 को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम यहाँ से 3 को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे तो ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 3 आ गई। तो n हमारा यहाँ पर क्या है, 3 है। 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम 6 को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, 6 हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो n प्लस 6 कितना हो गया, यहाँ पर n कितना है, 4 है। तो 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे 10 की वैल्यू, यहाँ पे 4 की कितनी वैल्यू हो गई, 10 आ गई है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 प्लस 10 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर 15 आंसर आ गया। तो हमने इस प्रॉब्लम को रिकर्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व किया, देखो, पहले इस फंक्शन ने इस वाले फंक्शन को कॉल किया, इस वाले फंक्शन ने इस वाले फंक्शन को कॉल किया, इस वाले फंक्शन ने इस वाले फंक्शन को कॉल किया, इस वाले फंक्शन ने इस वाले फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो आप देख रहे हो फंक्शन फंक्शन तो सेम ही है, बट एक ही फंक्शन अपने ही फंक्शन को कॉल करता जा रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। ये सम ही फंक्शन को कॉल करता जा रहा है। सबने सम को कॉल किया, 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 ठीक है। बट यहाँ पर आप ये देखो कि हमारी n की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर हमारी वैल्यू n है तो वो हमारी ये कर रही होगी n प्लस सम n माइनस 1 को कॉल कर रही है। आप देख सकते हो अगर हमारी 5 है तो n प्लस सम 4 को कॉल कर रही है, यानी कि n माइनस 1 को कॉल कर रही है। तो हमें यहाँ से एक फंक्शन मिल गया, रिकर्सिव फंक्शन, कि n प्लस सम n माइनस 1। अगर आप इसको लगा दोगे तो हमारा जो जो ये वाला प्रॉब्लम है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना मिल गया। मैं इसी के हेल्प से अपना जो कोड है रिकर्सिव कोड वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सो देखो, यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड, ठीक है, नहीं वॉइड नहीं, वो बनाते हैं इंटीजर, ठीक है, क्योंकि ये हमें सम जो है रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हमने एक इंटीजर करके फंक्शन बनाया, नेचुरल सम बनाते हैं, सॉरी, ठीक है, इंटीजर करके फंक्शन बनाया सम, ठीक है। और सम के अंदर जो भी हमारी n की वैल्यू है वो हमने पास कर दी, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक हमने बेस कंडीशन बनाई। एक हमें बेस कंडीशन बनानी होती है हमेशा रिकर्शन के अंदर, अदरवाइज जो है हमारा रिकर्शन जो है इन्फिनाइट लूप के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन बनाई, इफ n इक्वल टू 1। जैसे ही हमारा n इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या करना, आप भाई रिटर्न कर देना 1 को, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाता है, हमारी वैल्यू 1 ही आती है, तो 1 को रिटर्न कर देना, ठीक है। तो हमने ये हमारी बना ली क्या, बेस कंडीशन, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, अपने फंक्शन को ही कॉल करना है, और कुछ नहीं करना, अपने फंक्शन को ही क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिटर्न n प्लस सम n माइनस वन, ठीक है। तो हमें नेचुरल जो हमारा सम है, नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो हमें मिल जाएगा। ये जो हमारा कोड है ये हमारा रिकर्सिव कोड, इसके अंदर हमारी दो चीजें हैं, एक तो ये हमारी बेस कंडीशन है और ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है जो कि हम कॉल करेंगे, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे कॉल होगा। तो सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि n इक्वल टू क्या है, हमारा 5 है, ठीक है। n इक्वल टू क्या है, हमारा 5 है। तो जैसे ही इसके अंदर आया होगा n इक्वल टू 5 हो गया, n इसने चेक किया बेस कंडीशन में क्या हमारा n इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा इससे और ये रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो ये इसने क्या रिटर्न किया, ये कॉल स्टैक में यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर कॉल स्टैक मेंटेन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने रिटर्न किया n प्लस सम n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, हमारी n की वैल्यू है 5 और प्लस सम किसको, n माइनस वन, n माइनस वन कितना होगा, 5 माइनस वन 4 होगा, ठीक है। अब इसने किसे कॉल किया, समेशन ऑफ 4 को कॉल किया, ठीक है। समेशन ऑफ 4, सम फंक्शन 4 के लिए कॉल किया, तो 4 हमारा इसी में आएगा वापस, ठीक है। तो इसी के अंदर आएगा तो वो चेक करेगा क्या हमारा n इक्वल टू 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो ये अंदर जाएगा फिर से रिटर्न करेगा n प्लस वन सम n माइनस वन। तो यहाँ पर n कितना है हमारा, यहाँ पर 4 है, तो 4 प्लस सम n माइनस वन कितना होता है, 3, ठीक है। 4 था ना, तो 4 माइनस वन 3 हो गया, ठीक है। ये हमारा कॉल स्टैक ऐसे मेंटेन होगा। फिर से इसने n माइनस वन के लिए कॉल किया, यानी कि 3 के लिए कॉल किया, तो फिर से ये यहाँ पर 3 आया और फिर इसने चेक किया क्या हमारा n इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो इसने बाहर आ गया इससे, फिर से रिटर्न कर दिया n प्लस समेशन n माइनस वन। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 3 प्लस सम n माइनस वन कितना हो गया, 2 हो गया। फिर से ये करेगा 2 प्लस सम n माइनस वन कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये अब जैसे ही n माइनस वन यानी कि 1 हुआ, तो n यहाँ पर कितना आया होगा, 1 आया होगा। तो ये चेक करेगा क्या हमारा n इक्वल टू 1 है, हाँ 1 है, तो इसने रिटर्न कर दिया 1। तो इसने जैसे ही रिटर्न 1 किया, तो यहाँ पे जो ये सम 1 था ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जैसे ये 1 हो गई वैल्यू, तो इसे मिल गया ये, तो ये 1 प्लस टू कितना हो गया, 1 प्लस टू 3 हो गया। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। तो ये जो 3 वैल्यू है हमारी क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे वैल्यू आई होगी n माइनस वन, 2 माइनस वन यानी कि 1, तो यहाँ पर 1 आ गया होगा। 1 प्लस n यानी कि 2 होगा, तो यहाँ पे 2 था, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 हमारा रिटर्न होगा, तो यहाँ से 3 हमारा रिटर्न होगा और 3 हमारा यहाँ पर जाएगा, तो 3 हमारा यहाँ पर जाएगा, तो 3 प्लस 3 6 होगा। तो 6 हमारा जैसे ही रिटर्न होगा बैक पे, तो यहाँ पर जाएगा 6। 6 प्लस 4 कितना होगा, 10 होगा, तो 10 हमारा यहाँ पे जाएगा, तो 10 हमारा यहाँ पर आ गया। 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमें आंसर कितना मिल गया, हमारा जो रिटर्न होगा यहाँ से आंसर कितना रिटर्न होगा, 15 होगा रिटर्न। तो जैसे ही 15 होगा तो हमें आंसर मिल गया कि भाई हमारा जो आंसर है वो क्या है, 15 है। तो ऐसे जो रिकर्सिव फंक्शन है काम करता है, ऐसे रिकर्शन जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रिकर्शन जो है ना, थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेप्ट है कि आपको धीरे धीरे समझना होता है, ठीक है। बस आपको ये वाला फंक्शन समझ में आ गया, आपने ये वाला फंक्शन बना लिया, तो सारा काम क्लियर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक बेस कंडीशन बनानी है और फिर जो आपको रिकर्सिव फंक्शन है वो बनाना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिकर्शन इज अ टेक्निक इन विच, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है बेस कंडीशन, एक होती है रिकर्सिव कॉल, ठीक है। अब रिकर्शन काम कैसे करता है कि सबसे पहले ये दो स्टेप्स के अंदर काम करता है। बेस कंडीशन क्या करती है, रिकर्शन को स्टॉप करती है और इन्फिनाइट कॉल को प्रिवेंट करती है। अगर इन्फिनाइट कॉल हो गई, मतलब कि आप ही सोचो कि यहाँ पर अगर n इक्वल टू वन नहीं होता, ठीक है, ये मतलब यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करता, तो ये तो फंसता, ये चलता ही रहता, चलता ही रहता है, n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन होता ही रहता, ठीक है। और ये किस में फंस जाता, इन्फिनाइट लूप में फंस जाता, अगर यहाँ पे बेस कंडीशन नहीं होती, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। एक हमारा एग्जाम्पल है फैक्टोरियल का, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो मैं अब आपको फैक्टोरियल का भी जो रिकर्सिव फंक्शन है वो समझाऊंगा। मैंने आपको नेचुरल नंबर ऑफ सम का सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का बता दिया है ना, कैसे होता है। अब मैं आपको एक बार फैक्टोरियल का बता देता हूँ, ठीक है। पहले समझा देता हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है और उसका कैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है फैक्टोरियल का। तो अगर हम फैक्टोरियल जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि n का हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो हमारा होता है 1, ठीक है। और 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो भी हमारा 1 होता है। 2 का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है हमारा 2 इंटू वन, ठीक है, यानी कि 2। 3 का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है हमारा 3 इंटू टू इंटू वन, यानी कि 6। 4 का जो हमारा फैक्टोरियल होता है वो होता है 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी कि 4 3 जा 12,
12 टू जा 24, ठीक है। अब 5 का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है हमारा 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2, यानी कि 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 16 टू 120, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टोरियल्स ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो आपको इतना पता है कि भाई फैक्टोरियल इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक बेस कंडीशन है कि जैसे ही हमारा फैक्टोरियल 1 होगा तो हमारा 1 आएगा, ठीक है। और दो बेस कंडीशन है बेसिकली, अगर 0 आ जाता है तब भी 1 आएगा, 1 आएगा तब भी 1 आएगा। तो हम बेस कंडीशन ये मान लेते हैं कि अगर जैसे ही हमारा n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी बेस कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें रिकर्सिव फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो हमें इस कंडीशन पे क्या बनाना है, रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी क्या है, जैसे कि यहाँ पर n इक्वल टू क्या है हमारा 5 है। तो आप देख सकते हो n, ये हमारा n है, और अगर हम उसे इनटू कर दें, जो भी हमारा जैसे यहाँ पर फैक्ट हम मान के फंक्शन मानते हैं, n-1 के इक्वल कर दें, तो ये हमारा फंक्शन बन गया, है ना। हमें एक ही तो कंडीशन चाहिए, ये हमारा n है और ये हमारे सारे क्या है, n-1 है। जैसे कि यहाँ पर हम n-1 ले रहे हैं कि फैक्ट 4 है, ठीक है। फैक्ट क्या है, 4 है। तो फैक्ट 4 को अगर हम इक्वल देखें n इक्वल टू 4 के, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन यहीं पे तो आ रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पर आ रहा है, और इसके अंदर देखें तो ये वाला पूरा फंक्शन यहाँ पर आ रहा है, और इसके अंदर ये वाला यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये हमारी चेन बन रही है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम रिकर्शन को इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर इसका जो कोड है लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले समझते हैं। हमने एक बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा फैक्टोरियल होगा वो हम रिटर्न करेंगे। तो हमने एक फंक्शन बनाया इंट फैक्ट, और फंक्शन बना लिया इंटीजर n, ठीक है। जो भी हमारा n होगा जिसके लिए भी हमें फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। और फिर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेस कंडीशन लिखेंगे कि इफ हमारा जो n है वो इक्वल इक्वल 1 हो जाता है तो क्या करना भाई, रिटर्न कर देना 1, ठीक है। ये हमें रिटर्न कर देना, ठीक है। और अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज आपको एक और लिखना है रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न, और इसका क्या था, n इंटू फैक्ट, अपनी अपने ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। खुद फंक्शन को कॉल कर रहा है अपने अंदर ही, ठीक है। n-1, ठीक है। ये आपका रिकर्सिव जो इसका कोड है वो बन गया। इतना सा कोड होता है इसका रिकर्सिव, ठीक है, फैक्टोरियल का। अब हम समझेंगे इसे ड्राई रन करके, ठीक है। तो हम समझते हैं n इक्वल टू ले लेते हैं हम, 4 ले लेते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं लेते, 4 ले लेते हैं। जैसे ही हमारा 4 आएगा ये चेक करेगा क्या n इक्वल टू 1 है, नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, n इंटू फैक्ट n-1। तो यहाँ से दो पार्ट निकले, ठीक है। एक तो n आया हमारा, तो यहाँ पर 4 आ गया n, और इंटू यहाँ पर क्या आया, फैक्ट 4-1 यानी कि 3, ठीक है। n-1 यानी कि 4-1 यानी कि 3 हो गया, ठीक है। 3 के लिए हम 3 के लिए जैसे ही ऊपर जाएंगे फिर से चेक करेंगे कि क्या हमारा n इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो ये रिटर्न नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो फिर से यही वाला चलेगा, n इंटू रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1। तो n यहाँ पर क्या है हमारा, 3 है, और इंटू फैक्ट n-1, तो n-1 कितना है, 2 हो गया, ठीक है। 3-1 2 हो गया। अब 2 के लिए वापस जाएंगे ऊपर, 2 को चेक करेंगे क्या n इक्वल टू 2 है, नहीं, n इक्वल टू 1 है, नहीं है, 2 है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर से क्या होगा, n इंटू फैक्ट n-1 होगा, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या है, 2 है, इंटू फैक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2-1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर n हमारा इक्वल टू 1 हो गया है, यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1 हो गया है। तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसे 1 मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये जो फैक्ट है इसे क्या मिल चुका है, 1 मिल चुका है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी 1, इसकी इसका रिटर्न हो गया, इसे क्या मिल गया होगा, 1 मिल गया होगा। तो यहाँ पर रख दी वैल्यू 1। अब 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा। तो ये हमारा रिटर्न हो गया, कहाँ पहुंच जाएगा, इस पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ये कितनी वैल्यू हो गई, 2 हो गई, ठीक है। इसे हटाओ, यहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। तो ये वैल्यू रिटर्न हो गई, यहाँ पे चली गई होगी 6, तो इसे हटा के आप 6 लिख सकते हो। अब 4 इंटू 6 कितना होता है हमारा, 24 होता है। तो 24 हमारा यहाँ पर पहुंच गया होगा, यहाँ पर n इक्वल टू जो 4 है, फैक्ट 4 जो है यहाँ पर पहुंच गया होगा। तो 24 जो हमारी वैल्यू है रिटर्न हो जाएगी, और 4 का जो फैक्टोरियल है वो हमारा 24 ही होता है, ठीक है। ऐसे ही आप 5 का फैक्टोरियल करके देख लेना, 6 का करके देख लेना, तो आपको पूरा कोड जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल का जो कोड है प्रिकर्शन से कैसे लिख सकते हो, ठीक है। बस दो चीजें याद रखनी है, एक तो आपकी बेस कंडीशन और एक आपका रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा आपकी जो प्रॉब्लम है उसे देखकर, और बेस कंडीशन आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको स्टॉप होना है, ठीक है। सो फैक्टोरियल मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि कैसे रिकर्शन से आप लिखते हो, ठीक है। बेस केस हमारा यही वाला बनता है 1 वाला, और आफ्टर रीचिंग द बेस केस वैल्यू रिटर्न बैक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है।
अब स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे रिकर्सिव फंक्शन का, आपको सबसे पहले फंक्शन लिखना है, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन जो भी नाम है आपका वो, और बेस कंडीशन यहाँ पर आपको लिखनी है, और यहाँ पर एल्स करके आपको लिखना है, अगर ये बेस कंडीशन नहीं चली तो ये आपका जो होता है ये आपका होता है रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये जरूर लिख कर आना पेपर के अंदर, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब हमारा 2022-23 में पूछा गया था कि कौन सा हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज होता है रिकर्शन के अंदर और क्यों यूज होता है, ठीक है। तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर जो स्टैक होता है वो हमारा यूज होता है, ठीक है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी बेस कंडीशन है वो हमारी कहाँ पर आ रही है, बेस कंडीशन एकदम लास्ट में आ रही है, और लास्ट वाली जो बेस कंडीशन है वही हमारी रिटर्न करेगी वैल्यू सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले कौन रिटर्न करेगा, लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगी, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट वैल्यू हमारी पहले रिटर्न करेगी। तो आप देख सकते हो ना स्टैक के अंदर क्या होता है, लीफो होता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो रिकर्शन के अंदर हमारा यूज होता है स्टैक। एवरी फंक्शन कॉल इट स्टोर इन द कॉल स्टैक, और जो जो भी फंक्शन वो कॉल करता रहता है वो कॉल स्टैक के अंदर स्टोर होते रहते हैं। जैसे कि पहले मेन फंक्शन ने कॉल किया किसको, फैक्ट 5 को, फिर फैक्ट 4 को, फिर फैक्ट 3 को, फिर फैक्ट 2 को, फिर फैक्ट 1 को, तो ये हमारे स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। फिर फैक्ट 1 जो है वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, तो ये इस पे जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसने रिटर्न किया, पहले वाले ने रिटर्न किया, यानी कि जो आखिरी था उसने रिटर्न किया, ठीक है। तो ये जो टॉप ऑफ द स्टैक पड़ा हुआ था इसने रिटर्न किया, इसका मतलब क्या है, ये स्टैक हमारा जो फंक्शन है उस स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है उसे यूज करता है हमारा रिकर्शन, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है रिकर्शन के, तो कोड हमारा काफी छोटा होता है और रीडेबल होता है, ठीक है। और बेस्ट फॉर प्रॉब्लम लाइक ट्री ट्रैवर्सल टावर ऑफ एनयू के लिए बेस्ट प्रॉब्लम बेस्ट हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और नेचुरल सॉल्यूशन आप कह सकते हो डिवाइड एंड कॉन्कर का है, कि कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर डिवाइड एंड कॉन्कर जो है यूज होता है, जैसे कि मर्ज सॉर्ट के अंदर, या फिर हमारा बाइनरी सर्च के अंदर। हमारा जो बाइनरी सर्च है हम आगे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, और उसके अंदर हमारा जो बाइनरी सर्च का रिकर्शन वाला कोड है हम वो भी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे फिर यहाँ पर बाइनरी सर्च को समझाना पड़ेगा, फिर रिकर्शन का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे वाले लेक्चर के अंदर समझ लेंगे उसे। अब हमारा 2018 के अंदर 2018-19 पेपर के अंदर 2021-22 पेपर के अंदर हमारा क्वेश्चन आया था कि डिसएडवांटेजेस बताओ रिकर्शन के, है ना, और उसके एक के अंदर आया था कि एग्जाम्पल के साथ बताओ, और एक के अंदर आया था कि ऐसे अकेले बता दो, ठीक है। तो हाई मेमोरी यूजेस, इसके अंदर मेमोरी जो है अलग से यूज होती है, जैसे स्टैक के अंदर अगर आपकी बेस कंडीशन नहीं आएगी, तो अगर स्टैक भर जाएगी, मेमोरी फुल हो जाएगी, तो ओवरफ्लो भी हो सकती है, ठीक है। यूजेस मोर मेमोरी देन इटरेशन, इटरेशन जो हमारे लूप्स होते हैं उनसे ज्यादा मेमोरी को ये यूज करता है। और हर एक रिकर्सिव कॉल के लिए ये एक न्यू स्टैक फ्रेम बनाता है, ठीक है। जैसे कि इसने यहाँ पर फैक्ट 5 के लिए एक नया स्टैक फ्रेम बना, यहाँ पर स्टैक 4 के लिए नया स्टैक फ्रेम बना, फैक्ट 3 के लिए एक नया स्टैक फ्रेम बना, तो ये अलग अलग कॉल के लिए अलग अलग क्या बनाता है, नए स्टैक फ्रेम बनाता है, ठीक है, जो कि ज्यादा मेमोरी लेता है। रिस्क ऑफ स्टैक ओवरफ्लो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके जो रिकर्शन है बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाता है, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है, और बेस कंडीशन या फिर मिसिंग हो जाती है, तो जो है ओवरफ्लो हो सकता है, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक मेमोरी गेट एग्जॉस्टेड, बहुत जल्दी जो स्टैक की मेमोरी है वो एग्जॉस्ट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये देखो आपने एक फन फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर बेस कंडीशन है ही नहीं, ठीक है, आप इसी को कॉल करते जा रहे हो, तो ये इन्फिनाइट लूप के अंदर फंस जाएगा, ठीक है, और स्टैक मेमोरी आपकी बिल्कुल फुल हो जाएगी, ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगी। थर्ड आता है कि हमारा स्लोअर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन जो है स्टैक का पुश एंड पॉप होते रहते हैं तो काफी स्लोअर होता है, ठीक है। रिपीटेड कंप्यूटेशन, ठीक है, आपको एक ही प्रॉब्लम जैसी और प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व करना पड़ता है। डिफिकल्ट टू डिबग, ठीक है, डिबग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई इसका जो ट्री है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अगर आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी वैल्यू है, तो ट्री बहुत बड़ा हो जाता है, उसे डिबग करना बहुत मुश्किल वाला काम होता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, ठीक है। ये हमारे डिसएडवांटेजेस हो गए। अब 2019 और 20 के अंदर हमारा क्वेश्चन आया था कि डिफरेंशिएट करो इटरेशन और रिकर्शन के बीच में। वैसे आपको समझ में आ गया कि हमारा जो इटरेशन होता है वो स्टेटमेंट को क्या करता है, रिपीट करता रहता है यूजिंग लूप्स, और फंक्शन क्या करता है, फंक्शन रिकर्शन में क्या होता है कि रिकर्शन के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो खुद को इटसेल्फ को क्या करता है, कॉल करता है। और कंट्रोल अगर हम इसकी बात करें तो फोर वाइल डू वाइल ये हमारे इस ये यूज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है खुद ही फंक्शन जो है फंक्शन कॉल करता रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो मेमोरी है कम यूज होती है, यहाँ पे ज्यादा यूज होती है, यहाँ पर स्पीड को थोड़ी फास्टर है, यहाँ पे स्लोअर है। यहाँ पे जो कोड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे कोड थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्टैक ओवरफ्लो है कभी नहीं आएगा, ठीक है, बट यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अगर लार्जर वैल्यू के लिए आपने कर दिया तो स्टैक ओवरफ्लो आ सकता है। और लूप कंडीशन यहाँ पर होती है टर्मिनेशन की, जहां पर आपने कंडीशन पहले लगा रखी है लूप के अंदर, वहीं पे जो है आपका लूप बंद हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी बेस कंडीशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको लगानी पड़ती है। अगर आप बेस कंडीशन नहीं लगाओगे तो आपका रुकेगा ही नहीं रिकर्शन, ठीक है, होता ही रहेगा,
कॉल करता ही रहेगा अपने फंक्शंस को, ठीक है। तो क्लियर है आपको इटरेशन और रिकर्शन के अंदर डिफरेंस, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बस आपको ये टेबल बनाकर आनी है, ठीक है। 2017-18 और 2021-22 के अंदर एक क्वेश्चन आया था हमारा कि राइट रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। तो मैंने आपको फैक्टोरियल तो कैलकुलेट करना बता ही दिया यार, कि एन फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल होता है, ठीक है। और वन फैक्टोरियल जो है इक्वल टू वन हमारी बेस कंडीशन होती है, ठीक है। तो रिकर्सिव सी प्रोग्राम मैं आपको समझा चुका हूँ, वैसे हमने यहाँ पर लिखना है इंक्लूड stdio.h, और ये हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। फिर हमने एक फैक्टोरियल करके फंक्शन बना लिया फैक्ट करके, यहाँ पर हमने n पास कर दिया जिसका भी आपको फैक्टोरियल चाहिए। हमने एक बेस कंडीशन लगा दी कि जैसे ही हमारा n इक्वल टू वन होगा हमें रिटर्न कर देना है वन, ठीक है। एल्स क्या करना है, n इंटू फैक्ट n माइनस वन रिटर्न करना है, ठीक है। ये आपको रिटर्न करते जाना है, तो आपको जो वैल्यू है वो मिलती जाएगी, ठीक है। और मेन फंक्शन भी बना लिया कि n इक्वल टू फाइव है, अब फैक्टोरियल जो है प्रिंट करके दिखाओ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 120 आएगा। हमने 4 के लिए करके देखा था, 5 के लिए भी आप करके देख सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। अब सी प्रोग्राम मैंने आपको जो रिकर्सिव का है वो तो पहले भी समझा दिया है, बट अब हम समझते हैं कि कैसे फैक्टोरियल जो है इटरेशन की हेल्प से होता है, ठीक है। जब आपको मल्टीप्लाई करने हैं नंबर वन टू एन, फैक्टोरियल का मतलब यही तो है कि आपका जो भी एन है, जैसे कि यहाँ पर हमारा n इक्वल टू फाइव है, तो हमें क्या करना है, वन से लेकर वन टू एन तक जो नंबर है हमें क्या करना है, उन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें स्टोर करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर मेन फंक्शन लिख लेना है, और n इक्वल टू फाइव जितना भी आपको रखना है वो रख लो, और फैक्ट को हमने वन रख लिया, ठीक है। फैक्ट इक्वल टू करके हमने एक वेरिएबल बनाया है फैक्ट इक्वल टू वन, जो हमने स्टार्टिंग में वन रख लिया क्योंकि यहाँ पर कोई बेस कंडीशन नहीं है, यहाँ पर हमें एक वन रखना पड़ेगा जिससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, सब एन तक नंबर को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लूप लगाया i इक्वल टू वन से लेकर i इज इक्वल टू एन, आई इज लेस देन और इक्वल टू एन तक, ठीक है। मतलब हमारा जो लूप है वो वन से लेकर एन तक चलेगा, जो भी हमारा एन होगा वन से लेकर कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा, और हर एक इटरेशन पे क्या करेगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू वन करेगा, और जो लास्ट में क्या करेगा, फैक्टोरियल को प्रिंट करेगा। तो लूप कैसे चलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, तो लूप के अंदर जाएगा, तो फैक्ट हमारा क्या है, वन है, तो फैक्ट इक्वल टू वन, मतलब कि फैक्ट इंटू आई, यानी कि वन इंटू वन होगा, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, वन हो जाएगी, ठीक है। फिर आई इक्वल टू जैसे ही टू होगा तो हमारा ये चलेगा फैक्ट इक्वल टू वन ही है हमारी फैक्ट की वैल्यू, तो वन इंटू आई की वैल्यू कितनी है, टू, तो ये इतना हो जाएगा। फैक्ट कितना हो गया अब हमारा, फैक्ट इक्वल टू हो गया हमारा टू, ठीक है। फिर आई की वैल्यू हमारी थ्री हो जाएगी, तो फैक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, यानी कि टू इंटू थ्री, तो टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा हमारा, सिक्स हो जाएगा। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, सिक्स हो गई, ठीक है। फिर ये आगे चलेगा, फिर ये आगे जो आई इक्वल हमारा फोर हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट कितना हो गया, सिक्स हो गया है, सिक्स इंटू आई कितना है हमारा, फोर हो गया है, तो सिक्स इंटू फोर कितना हो गया, 24, तो फैक्ट कितना हो गया हमारा 24। अब हमारी आई की वैल्यू लास्ट जो एन के इक्वल है यानी कि फाइव है, इतना चलेगा, और फैक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, फैक्ट इंटू आई, फैक्ट कितना है हमारा, फैक्ट है हमारा 24 और आई कितना है हमारा फाइव, तो 24 इंटू फाइव कितना हो गया 120, तो हमारा फैक्ट कितना आ गया 120 आ गया, और यहीं पे लूप हमारा बंद हो जाएगा। और हमने लास्ट में जो फैक्ट है हमें प्रिंट करवा दिया, तो फैक्ट कितना था 120 था, तो फैक्टोरियल इक्वल टू जो फाइव का कितना हो गया 120 हो गया। तो इटरेशन की हेल्प से ऐसे करते हैं और रिकर्शन की हेल्प से ऐसे करते हैं, ठीक है, दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। रिकर्शन से हमारा यही प्रॉब्लम आया हुआ था, और एक हमारा बाइनरी सर्च आया हुआ है जो कि हम नेक्स्ट उसके अंदर देख रहे होंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, चिंता मत करना, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है टेल रिकर्शन, ये भाई हर पेपर के अंदर आया है, ठीक है, टेल रिकर्शन, और उसका एग्जांपल बता के आओ। हर एक पेपर के अंदर आया हुआ है, 2022 23, 2020 21, 2021 22, 2019 20, सबके अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो टेल रिकर्शन होता क्या है ये समझो, ठीक है। तो टेल का मतलब क्या होता है, पूछ भाई, और कुछ नहीं है, टेल का मतलब पूछ होता है। किसी भी चीज की जो आखिरी पार्ट होता है उसे हम टेल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हमारा प्लेन होता है ना, जैसे कि एक हमारा प्लेन है, ऐसे बना देता हूँ मैं, ठीक है, ये हमारा प्लेन है, तो इसका ये जो होता है, ये जो पार्ट होता है, ये क्या होती है, प्लेन की पूंछ होती है, ठीक है। या फिर कोई हमारा जानवर है जैसे कि यहाँ पर हाथी है, ठीक है, उसकी ये जो लास्ट पार्ट है वो हमारा क्या होता है, पूंछ होता है, ठीक है। तो टेल को क्या मतलब होता है, टेल का मतलब होता है लास्ट पार्ट, ठीक है। किसी भी चीज का लास्ट पार्ट जो होता है हमारे टेल, मतलब कि उसके आगे आपको नहीं जाना। टेल का मतलब क्या है, लास्ट पार्ट, अगर आप उससे आगे चले जाओगे तो वो टेल नहीं है, आपको वहीं पर रुक जाना है, जो हमारी पूंछ है, ठीक है, टेल है, वहीं पर आपको रुकना होता है। तो रिकर्शन के अंदर भी हमारी एक टेल होती है, ठीक है, मतलब कि एक रिकर्शन फंक्शन एक हमारा टाइप ऑफ फंक्शन है, टाइप ऑफ रिकर्शन है, जो कि होता है हमारा रिकर्शन फंक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, टेल रिकर्शन, ठीक है। टेल रिकर्शन में क्या होता है कि हम जब फंक्शन जो है
अपने आप को जब कॉल करता है तो वो आखिरी बार कॉल करता है, ऐसा कभी भी नहीं करता कि वो बार 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 कॉल करता रहेगा। जब भी वो कॉल करेगा वो आखिरी बार कॉल करेगा और लास्ट कंप्यूटेशन करेगा, ठीक है। उससे उसके बाद में कोई भी कंप्यूटेशन नहीं करेगा। आई नो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं आपको अब समझाता हूँ क्लियरली, चिंता मत करो, ठीक है। A recursive function called tail recursive if the recursion call is the last statement executed in the function। मतलब फंक्शन के अंदर जो भी आपने रिकर्सिव कॉल करी है वो आपकी अगर लास्ट स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए तो वो होती है हमारी टेल रिकर्शन। नो कंप्यूटेशन इज डन आफ्टर द रिकर्सिव कॉल रिटर्न्स। जैसे ही अगर हमारे रिकर्सिव कॉल ने रिटर्न कर दिया तो कोई भी कंप्यूटेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पहले रिकर्शन ने 5 किया, फिर 4 किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया, ठीक है। इतनी सारी रिकर्शन की कॉल हुई, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे रिटर्न हुआ, यहाँ पे जैसे ही रिकर्सिव फंक्शन ने रिटर्न किया, फैक्ट 1 ने जैसे ही रिटर्न किया तो वो क्या आई, हमारी वैल्यू 1 आई, ठीक है। 1 के बाद आप रुके नहीं, 1 के बाद आपने वापस रिटर्न किया 2 से, फिर आपने 3 से रिटर्न किया, फिर आपने 4 से रिटर्न किया, फिर आपने 5 से रिटर्न किया, मतलब इतने सारे रिटर्न किए आपने फर्स्ट रिटर्न के बाद। तो ये टेल रिकर्शन नहीं है। मतलब कि ये जो लास्ट हमने रिटर्न किया था उसके बाद और अगर रिटर्न कर रहे हो आप तो टेल रिकर्शन नहीं है। अगर टेल रिकर्शन होता तो वो यहीं पे रुक जाता, ठीक है। तो टेल रिकर्शन क्या होता है, हमारा एक ही बार रिटर्न करता है और वहां पे कंप्यूटेशन हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका जनरल फॉर्म है एक टेल रिकर्शन का, फंक्शन फन एन एंड रिजल्ट। तो आपने दो चीजें पास की, एन एंड रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पर बेस कंडीशन आप बनाते हो यहाँ पर, ठीक है, और उस पर रिटर्न करते हो आप रिजल्ट को, ठीक है। मतलब कि आपकी एक ही बार बेस कंडीशन ही तो हमारी सबसे पहले रिटर्न होती है। तो बेस कंडीशन जैसे ही रिटर्न करेगी वो क्या रिटर्न करेगी, रिजल्ट को रिटर्न करेगी, ठीक है। तो रिटर्न को आप रिजल्ट को जैसे ही रिटर्न करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और रिटर्न यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल्कुल जैसे फैक्टोरियल का हमारा प्रोग्राम था उसकी तरह हमारा बना हुआ है, ठीक है। फन n-1 अपडेटेड रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म होता है टेल रिकर्शन का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फैक्टोरियल वाले को ही समझें तो यहाँ पर हमारा फंक्शन बना हुआ है फैक्ट एन एन रिजल्ट, और एन इक्वल टू वन एंड रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। और रिटर्न फैक्ट n-1 एन इंटू रिजल्ट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको यहाँ पे ड्राई रन करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसे एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो हम n की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, लाइक हमने n की वैल्यू 4 ले ली, ठीक है, थोड़ी छोटी वैल्यू ली है कि जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने सबसे पहले क्या किया, n की वैल्यू और हम रिजल्ट की वैल्यू लेते हैं 1। तो जो भी बेस कंडीशन की आंसर आता है उसको हम रिजल्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है। रिजल्ट की वैल्यू ली हमने 1, ठीक है। दिख नहीं रहा ना यहाँ, एक मिनट में इधर जाता हूँ। रिजल्ट की वैल्यू ली है हमने 1 और इस वाले को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। इफ n इक्वल टू 1 हो जाए तो रिजल्ट को क्या कर देना, रिटर्न कर देना। बट अभी हमारे n की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आगे बढ़ते हैं, फैक्ट n-1 n इंटू रिजल्ट। तो फैक्ट को हमने जो है कॉल किया और फैक्ट के अंदर हमने किसे रखा, n-1 को, यानी कि 3 को हमने किया, और n इंटू रिजल्ट। तो n हमारा क्या है, n हमारा 3 है, ठीक है। n यहाँ पर क्या है, सॉरी सॉरी, n क्या है हमारा 4 है। तो 4 इंटू रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या है हमारा 1 है, तो 1 आ गया यहाँ पर। तो ये फैक्टोरियल ने क्या रिटर्न किया होगा, 3 रिटर्न किया होगा और 4 रिटर्न किया होगा। तो अब हमारी जो n की वैल्यू है वो हो गई होगी हमारी 3, और रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो गई होगी, रिजल्ट की वैल्यू हो गई होगी हमारी 4, ठीक है। तो देख रहे हो आप, n की वैल्यू हो गई 3 और रिजल्ट की वैल्यू हो गई 4। अब हम वापस से आगे चलेंगे तो हमारा क्या n इक्वल टू 1 है, नहीं है, n इक्वल टू क्या है हमारा 3 है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमने फैक्ट के अंदर क्या डाला है, n-1, यानी कि 3-1 2, ठीक है। और रिजल्ट की वैल्यू क्या है, n इंटू रिजल्ट। तो n इंटू रिजल्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या था, पहले हमारा 4 था, और n क्या है अभी हमारा 3 है। तो 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 कितना होता है हमारा, यहाँ पर कितना हो गया होगा, n इक्वल टू तो 2 है हमारा, रिजल्ट क्या हो गया होगा, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो 12 हो गया होगा, ठीक है। तो ये अभी हम बस कॉल कर रहे हैं, अभी हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, ठीक है, तो कॉल ही करते जा रहे हैं। अब हमारी n की वैल्यू ये हो गई है, रिजल्ट की वैल्यू ये हो गई है, ठीक है। तो अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारी n की वैल्यू क्या 1 हो गई है, नहीं हो गई है, तो हम इसको ही कॉल करेंगे। n की वैल्यू है अभी हमारी 2, तो 2-1 करेंगे तो 1 हो जाएगी। और रिजल्ट के अंदर क्या करना है, n इंटू रिजल्ट, तो n क्या है हमारा 2 है और रिजल्ट क्या है 12 है। तो 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं n इक्वल टू कितना आ गया 1 और रिजल्ट इक्वल टू कितना आ गया 24, ठीक है। आप देख सकते हो ना, हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चला हूँ और मैंने आपको इससे जो है पूरा कंप्यूट करके दिखाया है, ठीक है, पूरा प्रोसेस दिखाया है। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया 24।
अब जैसे ही हम इसके अंदर देखेंगे तो हमारा n इक्वल टू कितना हो चुका है, यहाँ पर 1 हो चुका है, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 हो गया तो रिजल्ट को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो हमने बस एक ही बार अब किया है हमने रिटर्न, ठीक है। तो जैसे ही हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, रिजल्ट कितना है हमारा 24, 24 ही तो हमारा n का 4 का फैक्टोरियल होता है। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 24 होता है। तो हमने रिजल्ट के अंदर क्या रख लिया, 24 को रख लिया और 24 को हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो हमने एक ही बार रिटर्न किया है, मतलब कि ये हमारा क्या है, टेल रिकर्शन है। जहां पर भी आप एक ही बार रिटर्न करते हो उसका मतलब क्या होता है, टेल रिकर्शन होता है। मतलब कि आपने एक ही बार रिटर्न किया, उसके बाद कोई भी कंप्यूटेशन आपने किया ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेल रिकर्शन, क्लियर है ना। अ, ये देख सकते हो आप, मैंने पहले 5 1 किया, 5 से जैसे हमने n को अगर 5 लिया था तो 5 1 किया, फिर 4 5 किया, फिर 3 एंड 20 किया। ये हमारा क्या है, रिजल्ट है, और ये क्या है हमारा n है, ठीक है। ये करते रहे और लास्ट में हमें 120 रिजल्ट मिल गया 5 के लिए। अगर आपका n इक्वल टू 5 होता तो आपको ये मिलता, ठीक है। अगर आप करके देख लेना, अगर आपको मतलब ड्राई रन करके देखना है तो आप करके देख लेना। नॉर्मल फैक्टोरियल हमारा कुछ इस तरीके से होता, बट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमें हर बार हर के बाद क्या करना पड़ता है, कंप्यूटेशन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर n-1 4 गया होगा, फिर 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर हमारा 1 रिटर्न करेगा, फिर 2 रिटर्न करेगा, फिर 3 रिटर्न करेगा, फिर 4 रिटर्न करेगा, फिर जाके हमें आंसर मिलेगा। बट यहाँ पर क्या है कि बस 1 ने एक बार रिटर्न किया रिजल्ट को और हमें आंसर मिल गया, कितना इजीली हमें आंसर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नाउ स्टैक स्टार्ट्स रिटर्निंग, मतलब कि जैसे रिटर्न करने लगेगा तो हमें ये मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे अगर नॉर्मल फैक्टोरियल हम करते हैं रिकर्शन की हेल्प से। बट यहाँ पर क्या है, हमने टेल रिकर्शन का यूज किया और हमारा एक बार में हमारा जो रिजल्ट है हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे रिकर्शन के पिछले 8 साल में प्रॉब्लम आई थी हमने सॉल्व कर ली, और आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं कि टावर ऑफ एनोई विथ रिकर्शन एल्गोरिथम हमारा पूछा गया था 2018-19 में, 2019-20 में। तो दो क्वेश्चन आए थे और लॉन्ग क्वेश्चन ही आते टावर ऑफ एनोई के। एक हमारा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आया था जिसमें आपको नंबर ऑफ मूव्स पूछे जाते हैं कि टावर ऑफ एनोई में कितने लगे। तो वो भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो टावर ऑफ एनोई समझते हैं कि है क्या। आपने क्लासिकल प्रॉब्लम है हमारी टावर ऑफ एनोई, जो कि हमारी रिकर्शन की प्रॉब्लम है और रिकर्शन से सॉल्व होती है, ठीक है। अब ये है क्या, टावर ऑफ एनर्जी के अंदर हमारे पास 3 रॉड्स मिलती हैं आपको। एक मिलती है सोर्स नोड, और एक एक सोर्स रॉड मिलती है, एक मिलती है आपको ऑक्सिलरी रॉड, और एक मिलती है आपको डेस्टिनेशन रॉड, ठीक है। यहाँ पर आपको एन नंबर ऑफ डिस्क मिलती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती हैं, और वो प्लेस होती हैं सोर्स नोड पर, मतलब आपकी सोर्स नोड पे होती हैं। और आपको उन्हें क्या करना होता है, ऑक्सिलरी नोड का यूज करके सोर्स नोड से रॉड जो डिस्क हैं उन्हें डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचाना होता है, ठीक है। अब टावर ऑफ एनर्जी के हमारे कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है। टावर ऑफ एनर्जी के हमारे रूल्स होते हैं कि आपकी कोई भी एक जो डिस्क है वो एक ही टाइम पे जो है मूव होगी, एक से ज्यादा डिस्क जो है एक टाइम पे मूव नहीं करेगी, ठीक है। और हमेशा जो लार्जर डिस्क है वो कभी भी कोई भी स्मॉलर डिस्क के ऊपर प्लेस नहीं होगी, ठीक है। हमेशा पहले लार्जर होगी, फिर उससे स्मॉलर होगी, फिर उससे स्मॉलर जो है प्लेस्ड होगी। ओनली द टॉप डिस्क ऑफ द रॉड कैन बी मूव्ड, जो भी डिस्क टॉप पर होगी रॉड के उसी को आप एक टाइम पे मूव कर सकते हो। और कोई भी डिस्क को आप मतलब ऐसे ऐसे नहीं कि आप कोई सा भी डिस्क को मूव कर दोगे नीचे ऊपर से, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। रिकर्सिव आइडिया हम टावर ऑफ एनर्जी को अभी देखेंगे, पहले हम टावर ऑफ एनर्जी को देख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा टावर ऑफ एनर्जी बना हुआ है, ऐसे आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये सोर्स है, ठीक है, ये क्या है हमारा सोर्स है, ये क्या हमारा डेस्टिनेशन है, और ये हमारा ऑक्सिलरी है जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आप ए हमारा जो सोर्स है उससे आपको डिस्क को सी तक पहुंचाना है विथ यूजिंग बी, ठीक है। बी का आप यूज करोगे और उसे सी तक पहुंचाओगे। और आप देखो यहाँ पर हमारी जो डिस्क है वो कितनी है, हमारी 1 2 3, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एन का नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो डिस्क हमारी कैसे प्लेस है, सबसे पहले लार्जर डिस्क प्लेस है, फिर थोड़ी उससे छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी, ठीक है। अब आपको बी का यूज करना है और सी तक इसे पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ए से सी के जो है डिस्क को प्लेस करोगे। तो जो ए पे इस बड़ी वाली डिस्क है आपने सी पे डाल दी, ठीक है। तो सी में चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, एक हमारा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करोगे, पहले आप ए से बी में डिस्क को डालोगे, ठीक है। पहले आपने सी में डाल दी, फिर आपने बी में डाल दी। तो देखो सी के पास सबसे छोटी है, फिर मीडियम है, और यहाँ पर सबसे बड़ी है, ठीक है। अब आपका जो मेन गोल है वो है सी तक डिस्क को पहुंचाना, बट यहाँ पर क्या है, डिस्क सबसे छोटी पड़ी हुई है सी वाली, तो यहाँ पर आप नहीं डाल सकते। तो क्या करोगे, आप सी वाली को बी पे ले जाओगे। तो आपने सी वाली को बी पे ले गए, तो ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है सी के अंदर सबसे जो पहली डिस्क जाएगी सबसे लार्जर वाली जाएगी। तो आप क्या करोगे, ए से सी पे ले जाओगे। तो आप ए से सी पे ले गए, ए से आप सी पे ले गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अब आपने देखा कि यहाँ पे तो स्मॉलर है, इसको तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि डाल तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे डालोगे तो फिर ये उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, बी से ए पे ले जाओगे। तो आप इस वाली को यहाँ पे ले गए, तो इस वाली जो टॉप पे थी उसे आप उठा के यहाँ पे ले गए बी से ए पर, ठीक है।
दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब तो भाई इजी सा हो गया है कि आपको सी के ऊपर किसे रखना है, बी वाली को रखना है, फिर ए वाली को सी के ऊपर रखना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले बी वाली को सी के ऊपर रखा, यहाँ पे जो थी इस वाली को उठा के सी के ऊपर रखा, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने ए को उठाकर सी पे रखा, ठीक है। तो ये तो भाई हमने समझ लिया कि कैसे सॉल्व करना है, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। बट हमें इसका कोड कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो हमारी डिस्क कितनी थी, हमारी नंबर ऑफ डिस्क थी 3। तो 3 के लिए हमारे कितने मूव्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मूव्स हमने करे 3 डिस्क के लिए, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मूव्स का, टोटल नंबर ऑफ मूव्स का। अगर हमारा n इक्वल टू 3 है या 10 है, कितना भी है, ठीक है, मूव हमारे अगर नंबर ऑफ डिस्क n के इक्वल है, तो हमारे मूव्स कितने होंगे, मूव्स होंगे हमारे 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा कि टावर ऑफ एनआई के अंदर टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितने होते हैं, 2 की पावर n माइनस 1। तो हमारा एक क्वेश्चन आया था कि ये बताओ कि n इक्वल टू अगर 10 है, 10 डिस्क है, तो कितने मूव्स होंगे। तो आपको करना है 10 2 की पावर 10 यानी कि कितना हो गया 1024, माइनस वन करोगे तो 1023 हमारे मूव्स होंगे, जब हमारा जो सोर्स नोड है वहां से सारी की सारी डिस्क हमारी डेस्टिनेशन नोड तक पहुंच पाएंगी, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब इसका हम एक रिकर्सिव फंक्शन देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमने क्या किया, ए से हमने सारी नोड्स को सी पे ले गए, किसका यूज करके, बी का, ठीक है। तो इस जो ये कंप्लीट प्रोसेस था उसके अंदर 2 स्टेप्स थे। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने सी का यूज करके बी पे जो है नोट्स को हमने पहुंचाया, ठीक है। फिर हमने बी ए का यूज करके हमने सी पे नोट्स को पहुंचाया, ऐसे हमारा जो प्रोसेस है कंप्लीट हुआ है। मतलब हमने सबसे पहले ए से बी पर हमने सारी जो डिस्कें पहुंचाई और हमने किसका यूज किया, हमने सी का यूज किया, ठीक है। मतलब कि देखो जिसका भी हम यूज कर रहे हैं, जिसका भी हम यूज करते हैं वो आता है हमारा बीच में, और जो भी हमारा सोर्स होता है वो होता है स्टार्टिंग में, और जो भी हमारा डेस्टिनेशन होता है वो होता है हमारा लास्ट में, ठीक है। ये इतना याद रखो, मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब कि हमने यहाँ पर सबसे पहले ए से बी में रॉड्स को पहुंचाया, ठीक है, और किसका यूज किया, सी का यूज किया। तो ए से बी गए और हमने सी का यूज किया। अब हमने क्या किया, हमने ये जो सी है, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब हमारी सारी नोट्स यहाँ पे पहुंच गई हैं, ये समझो, मैं आपको जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो समझो पहले। अब हमारी सारी नोट्स यहाँ पर पहुंच गई हैं बी पर, ठीक है। अब हमने क्या किया, बी से सारी नोट सी तक पहुंचाई और किसका यूज किया, ए का यूज किया, ठीक है। तो जिसका हम यूज करते हैं वो कहाँ आता है, बीच में आता है, और सोर्स कहाँ पर आता है, स्टार्टिंग में आता है, और जो डेस्टिनेशन कहाँ पे आती है, लास्ट में आती है, ठीक है। तो ऐसे ये ए सी बी और बी ए सी, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ए सी बी और बैक, ठीक है। अगर आपने ये दो मतलब टर्म्स याद कर ली, ए सी बी एंड बी ए सी, तो आपको टावर ऑफ एनआई का जो कोड है बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ कि कैसे आपको याद करना है कि सोर्स से डेस्टिनेशन जहां पे जाते हो वो तो आप सोर्स, और डेस्टिनेशन जिसका आप यूज करते हो उसे आप लिखते हो बीच में, ठीक है। तो आपको मैं अब समझाता हूँ जो रिकर्सिव फंक्शन है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिकर्सिव आइडिया ऑफ टावर ऑफ एनोई, सबसे पहले आपको क्या करना है, एन नंबर ऑफ डिस्क को ए से सी पर पहुंचाना है। आपका जो पूरा का पूरा आइडिया है वो यही है कि आपको ए से सी पर पहुंचाना है आपकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है। और किसका यूज करना है, आपको बी का यूज करना है। ए हमारा सोर्स, सी हमारा डेस्टिनेशन, बी हमारा ऑक्सिलरी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ए से बी पर पहुंचाओगे और सी का यूज करोगे, यानी कि सी तो रहेगा बीच में, ए से आप बी पर पहुंचाओगे, ठीक है। और कितनी नोट्स को, कितनी डिस्क को पहुंचाओगे, एन माइनस वन डिस्क को पहुंचाओगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जो भी आपकी लार्जेस्ट डिस्क है उसे आप ए से सी पर पहुंचाओगे, और फिर आप एन माइनस डिस्क को बी से सी पर पहुंचाओगे यूजिंग ए, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज कर रहे हो, ए का यूज कर रहे हो, और बी से सी तक पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो इतना आपको बस क्लियर होना चाहिए, और कुछ नहीं कह रहा मैं आपसे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर ए से बी पर डिस्क को पहुंचाई और सी का यूज किया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपने पहले तो ए से सी पे रख दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे ए से बी पे रख दिया, फिर आपने सी से यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। तो आप देख सकते हो कि हमारी एन माइनस वन जो डिस्क है हमारी बी पर पहुंच चुकी है यूजिंग सी, ठीक है। ए से यूजिंग सी बी पर हमारी एन माइनस वन डिस्क पहुंच चुकी है। एन कितना था हमारा 3, तो एन माइनस वन कितना हुआ 2, तो हमारी 2 डिस्क यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। अब हमारी जो लार्जेस्ट डिस्क है वो कौन सी है, हमारी यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारी लार्जेस्ट डिस्क को आप क्या करोगे, ए से सी पर पहुंचा दोगे। तो आपने लार्जेस्ट डिस्क को ए से सी पर पहुंचा दिया, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब हमारी जो सारी डिस्क है हमारी एन माइनस डिस्क वो बी तक पहुंच चुकी हैं। अब आपको बी से सी पर पहुंचानी है एन माइनस डिस्क यूजिंग ए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने ए का यूज किया और सारी को सारी डिस्क आपने यहाँ पर पहुंचा दी। तो आपको बस दो चीजें याद करनी है, ए सी बी एंड बी ए सी, ठीक है।
तो अब हम रिकर्सिव एल्गोरिथम को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने टावर ऑफ एनोई फंक्शन को पहले कॉल किया, एन अब बनाया, मतलब एन, एन हमारा नंबर ऑफ डिस्क ए बी सी, ए हमारा सोर्स, बी हमारा ऑक्सिलरी, सी हमारा डेस्टिनेशन। इफ एन इक्वल टू वन हो जाए हमारा, अगर हमारा एन इक्वल टू वन हो जाता है, यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ डिस्क जो है हमारी वन हो जाती हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो मूव है वो डिस्क वन से ए टू सी पहुंचाना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो लार्जेस्ट वाला है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला है, मतलब सॉरी, ये जो लास्ट वाला हमारा है, ये क्या है, हमारा यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि डिस्क हमारी यहाँ पर एक बचेगी, ठीक है। ए के अंदर हमारी डिस्क कितनी बच रही है, एक बच रही है, तो एन हमारा कितना हो गया, यहाँ पर वन हो गया। तो आपको क्या करना है, ए से, मतलब कि पहली जो डिस्क है हमारी, ये वाली जो डिस्क है, आपको ए से कहाँ पर पहुंचानी है, सी पर पहुंचानी है। लास्ट डिस्क जो है हमेशा हमारी ए से सी पर जाएगी। हमेशा याद रखो, जो लास्ट डिस्क है हमारी वो ए से सी पर जाएगी। तो ये हमारा क्या है, बेस कंडीशन है कि लास्ट जो हमारी डिस्क है ना, ये जो ए वाली है, वो हमारी कहाँ पे जाएगी, सी पर जाएगी हमेशा। जैसे ही हमारा एन इक्वल टू वन होगा, तो हमारी ये वाली जो डिस्क है वो हमारी हमेशा यहाँ पर जाएगी, ठीक है। ये इतना याद रखना है, डिस्क वन। फिर आपको रिटर्न कर देना, आपका कोड खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी बेस कंडीशन है। बट ऐसा ना हो तो क्या करना है, सबसे पहले एन माइनस वन डिस्क को आपको पहुंचाना है ए से बी पर यूजिंग सी, ठीक है। इतना याद रखो, ए से बी पर यूजिंग सी। और यहाँ पर क्या है, मूव डिस्क एन फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। फिर आपको ए एन डिस्क को क्या पहुंचाना है, ए से सी पर पहुंचाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, एन कौन सी डिस्क होगी हमारी, ये वाली डिस्क होगी, लार्जेस्ट डिस्क होगी हमारी, कौन सी, एन। तो वन टू थ्री, थ्री क्या था हमारा, एन था। तो लार्जेस्ट डिस्क कौन सी होगी हमारी, थर्ड नंबर वाली होगी। तो एन को हमें लास्ट में कहां पर पहुंचाना था, सी पर पहुंचाना था, ठीक है। तो देखो ये कैसे पहुंचाते हैं, सबसे पहले आपने क्या किया था, ए से बी पर पहुंचा दिया, तो ए से बी पर यहाँ पर एन माइनस वन डिस्क पहुंच गई। फिर आपकी जो एन नंबर ऑफ लिस्ट, nth नंबर वाली जो डिस्क थी, मतलब कि थर्ड वाली लिस्ट थी, आपने उसे ए से कहां पर पहुंचाया, सी पर पहुंचाया, ठीक है। ए से कहां पर पहुंचाया, सी पर पहुंचाया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए से सी पर पहुंचाना है nth नंबर वाली डिस्क को, ठीक है। इसके बाद इतना हो गया, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको n माइनस वन डिस्क को कहां पे पहुंचाना है, बी से सी पर पहुंचाना है यूजिंग ए। इतना सा कोड है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस इसी को हम सी लैंग्वेज के अंदर लिख देंगे, आपका काम तमाम, ठीक है। आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया ना, तो इसका कोड जो है आप आसानी से लिख लोगे, ठीक है। बस एल्गोरिथम के क्या क्या है अंदर, आप देखो यहाँ पे, ये जो इफ कंडीशन है, इसको आपको बिल्कुल जैसे सी के अंदर लिखते हैं ना, वही ब्रैकेट लगा के इफ कंडीशन लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस यहाँ पे परसेंटेज सी लग जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज सी लग जाएगा, यहाँ पे तो वन ही रहना है, ठीक है। और आगे क्या करना है, यहाँ पर क्या है, TOH, यानी कि ये जो फंक्शन है आप इसको ही वापस कॉल करोगे n माइनस वन के लिए। और आप क्या कर दोगे, ये जो वैल्यूज है बस आपको ये चेंज करनी है, ए सी बी, और यहाँ पर करना है बी ए सी, ठीक है। और बीच में क्या करना है, nth नंबर ऑफ डिस्क को आपको ए से सी पर पहुंचाना है, यानी कि जो लार्जेस्ट वाली डिस्क है ना, उसको आपको ए से सी पर पहुंचाना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो कोड देख लो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने पूरा। आपको सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, आपने एक वॉइड फंक्शन बनाया TOH, यहाँ पर n, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी, ठीक है। आपकी ये तीनों रॉड है यहाँ पर आ गई, सोर्स, ऑक्सिलरी एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर हमारा n इक्वल टू वन हो जाता है, जो कि हमारी लास्ट वैल्यू है, बेस वैल्यू है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, डिस्क वन से लेकर डिस्क वन को क्या करना है, आपको ए से सी पर मूव कर देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर दिया आपने, डिस्क ए से सी पर आपने मूव कर दी, ठीक है। ये आपकी क्या है, बेस कंडीशन है। अदरवाइज क्या करो, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ था ना, इसी को आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। यही करना है, TOH n माइनस वन ए सी बी, ठीक है। और प्रिंट एफ मूव डिस्क, ये जो हमारी nth नंबर वाली है, ठीक है, जो भी आपका n होगा उस डिस्क को क्या करो, ए से सी पर मूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है NAC, ठीक है। फिर आएगा हमारा TOH n माइनस वन BAC, ठीक है। ये तो आपको ड्राई रन भी अगर आप करने जाओगे तो बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब टाइम निकल जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि पहले आपको जो भी आपकी पहली वाली रॉड है, उससे आपको सेकंड वाली रॉड तक जो वैल्यूज है उन्हें, जो डिस्क है उन्हें पहुंचाना है यूजिंग लास्ट वाली रॉड, ठीक है, ACB। फिर आपका क्या है, आपको सेकंड वाली रॉड से लास्ट वाली रॉड तक जो डिस्क है उन्हें पहुंचाना है यूजिंग ए वाली रॉड, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपकी मेन फंक्शन को आपको लिखना है, और इस तरीके से आप चाहो तो ड्राई रन करके देख सकते हो, आपका ये जो है आपका प्रिंट होकर आ रहा होगा, ठीक है। और टोटल मूव्स आपकी कितनी होंगी, 7 होंगी। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, और 2 की पावर n माइनस वन हमारी मूव्स होती हैं। तो 2 की पावर n कितनी हो गई, 3, यानी कि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 माइनस वन 7, ठीक है। तो ये हमारी आंसर आ गया। तो ऐसे टावर ऑफ एनर्जी होता है। मैं इसको ड्राई रन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत
ज़्यादा टाइम चले जाएगा ड्राई रन करने में, ठीक है। आप चाहो तो खुद से आप ड्राई रन इसे कर लेना, ठीक है। रिकर्शन ट्री बना के देख लेना, इसका आराम से बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बट थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। बस आपको देखो, ये मैं बता रहा हूँ, ACB BAC याद कर लोगे तो इसका कोड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो टावर ऑफ एनर्जी आपका क्लियर है। और अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन आता है तो प्लीज ये बनाकर आ जाना, ठीक है। और अगर प्रोग्राम वाला आता है तो एल्गोरिथम भी लिख कर आना और प्रोग्राम भी लिख कर आना, ठीक है। तो क्लियर है इतना। तो हमने यहाँ पर रिकर्शन और टावर ऑफ एनर्जी के सारे क्वेश्चन देख लिए। टेल रिकर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लिया, ठीक है। तो इतना आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, सर्चिंग के अंदर बाइनरी सर्च का जो कोड होता है हमारा रिकर्शन के थ्रू, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो वीडियो है काफी अच्छी लगी होगी और आपको ये जो टॉपिक्स हैं दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको अब तक हमने जितने भी टॉपिक कंप्लीट करे इस प्लेलिस्ट के अंदर देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, जाके चेकआउट कर लेना और सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना। और हमने वन शॉट सीरीज के अंदर तो वैसे बहुत डिटेल में कराया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको ऐसा और कंटेंट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।